नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज़ में जो पढ़ रहे हैं वो हमारा चौथा चैप्टर है और चौथे चैप्टर की आज पहली क्लास जो ले रहे हैं हम वो ले रहे हैं सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग की। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, चैप्टर जो है वो है सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग क्या होती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्डरिंग की। कि सोल्डरिंग क्या होती है। तो सोल्डरिंग की सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। दो समान व भिन्न धातुओं को ऊष्मीय प्रक्रिया से किसी तीसरी धातु, जिसे आप फिलर धातु भी कहते हैं, तीसरी धातु से जोड़ना सोल्डरिंग कहलाता है। दोस्तों ये परिभाषा है, दो समान या भिन्न धातुओं को ऊष्मीय प्रक्रिया के द्वारा तीसरी धातु की सहायता से, जिसे आप फिलर धातु भी कहते हैं, उसकी सहायता से जोड़ना जो है वो सोल्डरिंग कहलाता है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि सोल्डरिंग जो है उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि करंट का 100% प्रवाह संभव हो वह 95% मजबूती 95% मजबूती प्रदान हो। बिल्कुल दोस्तों, सोल्डरिंग करने से जो है वो आपका कोई भी जोड़ है जो समान धातुओं का भी हो सकता है, भिन्न धातुओं का भी हो सकता है, कोई भी जोड़ जो है वो 95% तक तो मजबूत हो जाता है और उसमें करंट का जो है प्रवाह वो 100% तक संभव हो पाता है। दोस्तों आप जो है वो किसी भी धातु को या तार को हाथ से इस प्रकार से यदि जोड़ देते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स वायु में कूद करके और वहाँ पर स्पार्किंग पैदा कर देते हैं, आग लगने का डर हो जाता है और साथ ही करंट का 100% प्रवाह संभव नहीं हो पाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही जो है हम सोल्डरिंग कर रहे हैं। दोस्तों आप सबको पता हो कि सोल्डरिंग जो है उसमें मुख्यतः तापमान का हमें ध्यान रखना होता है। तापमान का क्या ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग जो होती है वो हमेशा जोड़ी जाने वाली धातु के तापमान से कम ताप पर पिघलने वाले फिलर से हमेशा जोड़ी जाने वाली धातु के तापमान से कम ताप पर पिघलने वाले
फिलर से सोल्डरिंग संभव हो पाती है। दोस्तों यहाँ का सीधा सा जो मतलब है वो सीधा सा मतलब ये है कि हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि जोड़ी जाने वाली जो धातु है, जोड़ी जाने वाली धातु है उसका तापमान जो होगा हमेशा वो अधिक होगा, और जिस फिलर को आप पिघलाओगे उसका क्या तापमान क्या होगा, कम होगा। क्योंकि यदि आप जोड़ी जाने वाली धातुओं के ताप इतना ज़्यादा बढ़ा दोगे कि वो जोड़ी जाने वाली धातु ही पिघल जाएगी, तो फिर उस जोड़ का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना हमेशा कि तीसरी धातु जो होगी उसका जोड़ने वाली धातुओं से क्या हो, गलनांक कम हो। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। दोस्तों आप सबको ये भी पता हो कि बेसिकली जो सोल्डरिंग है उस सोल्डरिंग को जो है आप उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं वो ध्यान होने चाहिए आप सभी को। सोल्डरिंग के अन्य नाम, सोल्डरिंग के अन्य नाम, झालना, झाल लगाना, राजना, झल्लाई आदि जो है इसके अन्य नाम हैं। तो ये भी आप सबको पता होने चाहिए कि सोल्डरिंग जो है उसी को ही आप झालना, झाल लगाना, राजना या झल्लाई आदि नामों से जानते हैं। आगे फिर हम सोल्डरिंग में पढ़ते हैं दोस्तों कि जो आपका सोल्डरिंग करने के लिए जो सोल्डर की आवश्यकता होगी, जिसको आप फिलर भी कहते हैं, यानी कि जो तीसरी धातु है जिससे आप सोल्डरिंग करने वाले हो, सबसे पहले तो आपको पता ये हो कि इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो आप सोल्डर जो है उसको सोल्डर तार या सोल्डर क्रोड के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे आप फिलर के नाम से भी जानते ही हैं, सोल्डर के नाम से भी जानते हैं, सोल्डर तार के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे नाम जो हैं वो इसी के हैं, सोल्डर, सोल्डर तार, सोल्डर क्रोड, फिलर, ये सब जो हैं वो सोल्डर के ही नाम हैं। दोस्तों आप सबको ये भी पता हो कि इसका गलनांक जो होता है हमेशा निम्न रखा जाता है, जोड़ी जाने वाली धातु से कम रखा जाता है, क्योंकि ये पिघलेगी, जॉइंट नहीं पिघलेगा आपका, तभी तो ये पिघल करके फिर ठंडा होकर के इस जोड़ को मजबूती से कर पाएगी। तो आप सबको ध्यान हो कि सोल्डर जो है उसके कौन कौन से नाम हैं, इसका गलनांक कैसा होता है। और अब बात करता हूँ मैं कि जो मुख्यतः काम में लेते हैं हम, मुख्यतः सोल्डर तार जो होता है उसमें मुख्यतः सोल्डर तार में टिन और सीसा, टिन और सीसा, इन दोनों के अनुपात से तैयार किया गया एक तार को प्रयोग करते हैं। आप सबको पता हो कि टिन इसके अंदर जो है वो 60% रखा जाता है, जबकि सीसा जो है वो 40% रखा जाता है। दोस्तों आप सबको ये भी पता हो टिन की मात्रा को आप अधिक भी बढ़ा सकते हो और कम भी कर सकते हो। आप सबको पता होना चाहिए कि टिन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, टिन की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी उसके गलनांक में जो है वो कमी आएगी, वो जल्दी से पिघलेगा। और यदि आप टिन की मात्रा में कमी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हार्ड होता जाएगा, कठोर सोल्डर के रूप में कार्य कर पाएगा। लेकिन आप सबको ये पता हो कि मुख्यतः जो हम काम में लेते हैं
मुख्यतः सोल्डर तार में टिन और शीशे दोनों के मिश्रण को हम काम में लिया करते हैं, तो इस बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। आगे हम फिर बात करते हैं सोल्डर के बारे में कि सोल्डर जो है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर सोल्डर और दूसरा जो होगा वो होगा अपना नरम सोल्डर। दूसरा कौन सा होगा? नरम सोल्डर। पहला कौन सा है अपना? कठोर सोल्डर। दोस्तों आप सबको नाम से ही पता लग रहा होगा कि कठोर सोल्डर का क्या मतलब है और यहाँ नरम सोल्डर से क्या मतलब है। तो कठोर सोल्डर जो होंगे वो सीधी सी बात है ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर पिघलने वाले होंगे, जबकि नरम सोल्डर जो होंगे वो कम टेम्परेचर के ऊपर पिघलने वाले होंगे। या मैं ऐसे भी कहूँगा कि जो कठोर होते हैं, जो ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर पिघलते हैं, वो जाहिर सी बात है मजबूत जोड़ बनाते हैं। नरम की तुलना में जो है वो जोड़ जो होगा वो क्या होगा? मजबूत होगा। लेकिन बहुत सारे जोड़ हमारे को ज़्यादा मजबूती वाले नहीं चाहिए होते हैं, तो वहाँ पर जो है हम नरम सोल्डर से जो है वो सोल्डरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कठोर सोल्डर जो है उसको दो प्रकार से बांटा गया है, एक है आपका स्पेल्टर और दूसरा जो है आपका सिल्वर सोल्डर। तो स्पेल्टर जो है उसका मुख्यतः शीट मेटल कार्य वह ब्रेजिंग कार्यों में स्पेल्टर को यूज करते हैं, यानी कि ये जो है वो थोड़ा क्या होगा? ज़्यादा कठोर है, जबकि इसकी तुलना में कम कठोर जो होगा सिल्वर सोल्डर, उसका मोस्टली हम आभूषणों में टाँका लगाने के लिए उपयोग करते हैं। तो आप सबको पता हो कि कठोर सोल्डर जो है वो दो प्रकार का है हमारे पास में, पहला स्पेल्टर और दूसरा है सिल्वर सोल्डर। स्पेल्टर जो है उसका मुख्य काम क्या हो गया? शीट मेटल कार्य और ब्रेजिंग कार्यों में यूज करना, और यहाँ पर सिल्वर सोल्डर जो है उसका क्या काम हो गया है? आभूषणों में टाँका लगाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये विशेष बात ध्यान रखनी है हमारे को कि स्पेल्टर जो होते हैं जो सिल्वर सोल्डर की तुलना में क्या होते हैं? अधिक कठोर होते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर पिघलने वाले होते हैं, जबकि यहाँ पर सिल्वर सोल्डर जो होंगे वो स्पेल्टर की तुलना में जो होंगे वो कम टेम्परेचर पर पिघलने वाले होंगे और उनसे जो है वो नरम होंगे। आगे फिर हम बात करते हैं कि यहाँ आभूषणों में टाँका लगाने के लिए आप कौन कौन से परसेंटेज को काम में लेंगे। तो यहाँ ध्यान रखें, चांदी पर टाँका लगाने के लिए तांबा 33% और चांदी जो है वो 67%, दोनों के मिश्रण को जो है आप तैयार करेंगे और उस मिश्रण से जो तार, जो फिलर, जो क्रोड तैयार होगी उसको उसमें प्रक्रिया के द्वारा पिघाल करके और आप जो हैं वो चांदी से बने हुए जो भी हैं उनके ऊपर टाँका लगाने के लिए, उनको सोल्डरिंग करने के लिए काम में लेंगे। आगे फिर हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरा जो है हमारा वो है स्वर्ण आभूषणों पर टाँका लगाने के लिए, यानी कि जितने भी आपके जो आभूषण बने हुए हैं सोने के, उनको आप जोड़ना चाहते हो, उनके ऊपर टाँका लगाना चाहते हो, उन पे सोल्डरिंग करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है आप तांबा 20%, चांदी 10% और सोना 70% के मिश्रण वाला सोल्डर काम में लेंगे। आगे फिर बात करते हैं इसी प्रकार से कि रजत आभूषणों पर टाँका लगाने के लिए तांबा 20%, चांदी 70%, जस्ता 10% इनसे बना हुआ मिश्रण काम में लेंगे। और इसी प्रकार से जर्मन सिल्वर में टाँका लगाना है तो तांबा 35%, निकल जो है वो 10% और जस्ता जो है वो 55%, इनके मिश्रण वाले क्रोड को तैयार करके और फिलर के रूप में हम काम में लेंगे। दोस्तों इसके अलावा जो है आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि एल्यूमिनियम से बनी हुई कोई धातु है या एल्यूमिनियम से बना हुआ कोई पात्र है
या एल्यूमिनियम से बने हुए कोई किसी प्रकार का कोई जोड़ है, तो उस पर सोल्डरिंग करने के लिए आप कौन सा सोल्डर काम में लेंगे? तो आपके पास में दो सोल्डर मोस्टली काम में लेते हैं अपन। एक तो एल्का AlCaP और एक लेते हैं अपन AlCaZ। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम का जब जोड़ बनाते हैं तो उसके ऊपर और जो दूसरे सोल्डर जो हैं, जो टिन और शीशे से मिलकर बने हुए हैं, या फिर आपके जो चांदी, जस्ता, तांबा, इनसे मिलकर के बने हुए हैं, ये वाले सोल्डर जो हैं वो मजबूत नहीं होते हैं। वो जल्दी से उनकी परत जो है, उनकी लेयर जो है वो हट जाया करती है। इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर यदि आप सोल्डरिंग कर रहे हो तो आपको जो है वो Lk-P और Lk-Z जो है वो सोल्डर काम में लेने हैं, और ये आपको याद रखना है। आगे फिर हम बात करते हैं। यहाँ पर बताया गया अपने को एक विशेष प्रकार का सोल्डर जिसको रेजिन कोर सोल्डर कहा जाता है। दोस्तों रेजिन कोर सोल्डर जो है उसकी विशेषता ये है, कई बार एग्जाम में प्रश्न भी आया करता है कि वो कौन सा सोल्डर है जिसके साथ फ्लक्स की हमें आवश्यकता नहीं होती है, फ्लक्स अलग से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि रेजिन कोर सोल्डर जो है उसे प्रयोग में लेते समय अलग से फ्लक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप सबको पता होना चाहिए कि रेजिन कोर सोल्डर जो है वो क्या होता है। रेजिन कोर सोल्डर जो है वो मिश्र धातुओं से बना हुआ है, लेकिन इसमें सोल्डरिंग करते समय जो फ्लक्स काम में लिया जाता है उस फ्लक्स की अपने को अलग से कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी दोस्तों हमें ध्यान रखना है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा वो सोल्डर के बारे में पढ़ा है, यानी सोल्डर का मतलब सोल्डर क्रोड से है, उस तीसरी धातु से है जो जॉइंट को गर्म करके और पिघलाई जाती है उसके ऊपर। आगे फिर हम बात करते हैं अब फ्लक्स की। दोस्तों वास्तव में फ्लक्स क्या होता है? आप सबको पता हो कि फ्लक्स का कार्य क्या है, फ्लक्स हम क्यों यूज करते हैं, फ्लक्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले हम फ्लक्स की। दोस्तों फ्लक्स के जो कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, इनको ध्यान से देखें आप। नंबर 1, ये जोड़ को जल्दी से गर्म करने का कार्य करता है। दूसरा जो है वो क्या है, ये ऑक्सीकरण नहीं होने देता। यहाँ ऑक्सीकरण से क्या मतलब है दोस्तों, क्योंकि आप जो है वो उसमें प्रक्रिया के द्वारा जो है वो सोल्डरिंग करने वाले हैं। अब किसी धातु को आप गर्म करोगे तो जाहिर सी बात है धातु गर्म होने पर धुएं बनकर के उड़ने लगेगी, और ये जो धुएं बनकर के जो उड़ना है, धातु का क्षय होना है, लॉस होना है, वही क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपका जो फ्लक्स है जो आपको ऑक्सीकरण से रोकता है। फिर बाद में आप यहाँ पर कहूँगा ये सोल्डर को तेजी से फैलाने का कार्य करता है। तो आप सबको पता हो कि ये जल्दी से क्या करता है, गर्म कर देता है, और गर्म करने से जल्दी से क्या करेगा, इसको फैलाने का काम करता है। इसके अलावा और मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये जोड़ पर लगी चिकनाई व पेंट को
जलाकर साफ करने का कार्य करता है। तो आप सबको यह भी पता होना चाहिए कि सोल्डर लगाने से क्या होगा। सोल्डर लगाने से ये क्या करेगा, जल्दी से इसको गर्म करके और इसके ऊपर जो चिकनाई लगी हुई है या किसी प्रकार का कोई पेंट लगा हुआ है या कोई कचरा लगा हुआ है, उसको जल्दी से क्या करेगा, गर्म करके जला करके उसको साफ कर देगा, धुएं के रूप में उड़ा देगा जला करके। तो इस प्रकार से ये सारे जो कार्य हैं वो हमें, ये सब कार्य जो हैं हमें कहते हैं कि सोल्डरिंग करते समय हमारे को फ्लक्स का उपयोग करना चाहिए। आगे फिर हम बात करते हैं कि फ्लक्स जो है दोस्तों वो मोस्टली दो प्रकार से बनाए जाते हैं, एक तो लेई के रूप में, पेस्ट के रूप में, और दूसरा जो है वो शुष्क पाउडर के रूप में होता है, चूर्ण के रूप में होता है, पाउडर के रूप में होता है। तो आप जो बेसिकली जो यूज़ करते हैं वो लेई वाला, पेस्ट वाला आप यूज़ करते हो। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से एक डिब्बिया सी आया करती है और उसके ऊपर का ढक्कन खोल करके आपको उसमें गोंद सा दिखाई देता है, उसको आप लेई पेस्ट के रूप में जो आता है गोंद सा, उसको आप क्या कर रहे हो, सोल्डरिंग करने से पहले उसके ऊपर लगा रहे हो जोड़ के ऊपर, जिससे ये सब कार्य हो सके। आगे फिर हम बात करते हैं इसी में ही, आप सबको ये पता हो, यहाँ पर मैं नोट के रूप में लिख देता हूं, प्रत्येक धातु के साथ अलग अलग फ्लक्स काम में लिया जाता है। जिसे नीचे यहां सारणी में भी बताया गया है। दोस्तों आप सबको यहां पता लग रहा है कि जो तांबा है उसमें जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बेरोजा या फिर फ्लक्साइड जो है हम काम में लेंगे। बेरोजा जो है उसी को ही फ्लक्साइड बोलते हैं अपन, या एल्यूमिनियम जो है उसके लिए स्टेरियन, बेरोजा, आयर 7 या किन्नल या कैनोल, कई बार किन्नल को कैनोल भी कहा लिखा हुआ आता है। तो ये जो है अपने को फ्लक्स यहाँ काम में लेने हैं। ऐसे ही यदि पीतल के ऊपर हम कार्य कर रहे हैं तो आप जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, बेरोजा, इस प्रकार के फ्लक्स को काम में लेंगे। और फिर यहाँ जस्ते की बात करते हो आप तो जिंक क्लोराइड काम में लेंगे। गन मेटल पे काम करना है तो बेरोजा, जिंक क्लोराइड काम में लेंगे। और सोने चांदी के आभूषणों पे आप टाँका लगा रहे हैं तो आप सुहागा यानी बोरेक्स काम में लेंगे। दोस्तों आप सबको ये भी पता होना चाहिए, कि जो फ्लक्स होते हैं वो एक तो धातु के नहीं बने होने चाहिए, और दूसरी बात वो सभी धातुओं पर पिघलकर कार्य करने वाले हों। धातु के बने हुए नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात जो है वो क्या लिखी गई है कि वो पिघल करके काम करने वाले होने चाहिए प्रत्येक धातु के ऊपर। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ काम ही नहीं कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है वो तभी काम नहीं करेगा जब आप इस सारणी के अनुसार यदि उसे काम में नहीं लेंगे। मान लो आपके तांबा है और तांबे के ऊपर आप सुहागा काम में ले रहे हो तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसीलिए कहा जा रहा है आपसे कि जिस धातु के लिए जो फ्लक्स आपको बताया गया है वही हमारे को काम में लेना है। आगे फिर हम बात कर रहे हैं कि फ्लक्स की विशेषताएं क्या है। तो मैंने अभी आपको बता भी दी है फ्लक्स की विशेषताएं कि एक तो वो धातु से बना हुआ न हो, दूसरा पिघलने
वाला हो। इसके अलावा जो है मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो जल्दी गर्म करने वाला हो और किसी प्रकार से जो है वो जोड़ को ख़राब करने वाला नहीं हो। यानी कि कई बार क्या होता है कि मान लो ऐसा कोई अपन लोकल लेकर के आ गए और उसको लगाया आपने और वो जल ही नहीं रहा, वो धुएं बन करके वहाँ की चिकनाई को, कचरे को साफ ही नहीं कर रहा, तो ऐसा हमारे को नहीं काम में लेना है। आगे फिर हम बात करते हैं टिनिंग की। दोस्तों कई बार जो है टिनिंग शब्द से हमारे क्वेश्चन आ जाया करता है कि टिनिंग क्या होती है या टिनिंग जो है वो किस प्रकार से की जाती है। तो आप सबको पता हो दोस्तों कि ऊष्मीय प्रक्रिया से टिन ऊष्मीय प्रक्रिया से टिन जो पदार्थ है, टिन जो धातु है आपकी, उसकी पतली परत चढ़ाना ही टिनिंग कहलाता है। तो टिनिंग से मतलब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि टिन की आप क्या कर रहे हैं, परत चढ़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ऐसा होता है कि टिन की परत नहीं चढ़ा करके अपन कोई और दूसरे पदार्थ की परत चढ़ा रहे हैं, तो वो भी फिर वहाँ पर कई बार टिनिंग कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऊष्मीय प्रक्रिया से जो टिन धातु की परत चढ़ाई जा रही है, उसका उद्देश्य जो है वो आपको याद रखना है कि उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य जो है वो वास्तव में क्या है, जंगरोधी धातु की परत चढ़ाना। यानी कि टिनिंग का जो उद्देश्य है वो वास्तव में क्या है, उसको जंगरोधी बनाने से है। और जंगरोधी को जरूरी थोड़ी है कि टिन से ही बनाएं हम, हो सकता है हम जस्ते की परत चढ़ा दें या फिर कोई और दूसरे तीसरे पदार्थ की हम परत चढ़ा दें, तो वो भी क्या कहलाएगा, फिर यहाँ पर टिनिंग कहलाएगा। तो एक पतली सी परत चढ़ाना जो है वो क्या है, टिनिंग है। लेकिन मुख्यतः जो है वो टिन धातु की जो है वो परत चढ़ाई जाती है, इसीलिए इसका नाम जो है वो टिनिंग पड़ा है। आगे फिर हम बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन की विधियां, यानी कि सोल्डरिंग करने की जो है वो विधियां कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन द्वारा पढ़ रहे हैं। सोल्डरिंग करने की मुख्यतः हम 3 विधियां पढ़ते हैं और हमने ITI की क्लासों में भी इनको खूब पढ़ा है कि सोल्डरिंग करने की 3 विधियां में जो पहली विधि है वो सोल्डरिंग आयरन के द्वारा है। दूसरी विधि जो होती है आपकी वो पढ़ते हो आप सोल्डरिंग आयरन के द्वारा, पहली सोल्डरिंग आयरन के द्वारा, दूसरी पढ़ते हैं आप ब्लो लैंप के द्वारा, तीसरी जो है आप पढ़ते हैं कड़छी और पात्र के द्वारा। तो ये 3 विधियां अपने, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं सोल्डरिंग आयरन के द्वारा पढ़ रहे हैं, जिसको टहिया भी कहा जाता है। ये हिंदी का नाम है इसका टहिया, कई बार इसको टहिया भी कह दिया जाता है। तो आप सबको ध्यान रखना है कि सोल्डरिंग आयरन की जो विधि है वो भी 2 प्रकार की होती है। पहली जो पढ़ रहे हैं अपन सामान्य साधारण जो है ऑर्डिनरी जो है वो पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर साधारण जो है विधि उसमें क्या है दोस्तों, इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से आपके पास में कोई सोल्डरिंग आयरन का एक बिट होता है। ये आगे वाला जो है हिस्सा ये कॉपर का होता है और पीछे जो है इसमें ये लोहे का हैंडल लगा हुआ होता है, काफ़ी लंबा होता है। दोस्तों इसको क्या करते हैं आप, यहाँ पर किसी आग के थ्रू इसको गर्म करते हो। और कैसे गर्म कर देते हो आप, बिल्कुल इसको लाल गर्म कर दिया आपने, लाल गर्म कर दिया। अब मान लीजिए आपके पास में ये जोड़ है, इस प्रकार से यहाँ पर कोई जॉइंट था, मान लो आपको इस जॉइंट के ऊपर जो है यहाँ पर सोल्डरिंग करनी है।
तो दोस्तों आप इसको क्या करेंगे, इसके बिट को क्या करेंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे और बिट को यहाँ पर लगाएंगे दोस्तों। तो जाहिर सी बात है यहाँ चारों ओर क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होगा तो आपके पास में क्या होगा, सोल्डरिंग रॉड होगा, सोल्डरिंग रॉड होगा। और सोल्डर रॉड जो होगा आपका, उसको यहाँ पर रख करके आप और उसको पिघला देंगे। धीरे 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 इन जॉइंटों में सब में क्या हो जाएगा, ये भर जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि एक तो जो आपका ये साधारण प्रकार का जो सोल्डरिंग आयरन है, इसको लाल गरम करना है। तो लाल गरम जो करते हैं अपन किसी भट्टी वगैरह में, आप जो है वो इसको लाल गरम करते हैं। अब इसमें विशेष बात ध्यान रखने की ये है कि ये थोड़ा सा क्या होता है, निकुला होता है, आगे से नुकुला बनाया जाता है। नुकुला बनाने का रीज़न जो है वो स्पष्ट ये है, उसका रीज़न जो है वो कारण जो है वो ये है क्योंकि नुकुला होगा तो आगे की ओर जो होगी वो जगह क्या करेगा, कम घेरेगा। और जगह कम घेरेगा तो दोस्तों यहाँ पास में जो आपके पास में ये तार था जॉइंट का, इसके तार जो है वो नहीं पिघलेगा। नहीं तो क्या होगा कि ये गर्मी पा करके ये भी पिघल करके और थोड़ा बड़ा हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि ये सोल्डरिंग आयरन जो है उसकी सबसे सरल विधि है और सबसे पहले जो काम में लिया गया वो साधारण सोल्डरिंग आयरन काम में लिया गया। साधारण सोल्डरिंग आयरन में कुछ भी नहीं है, सीधा सा है, कॉपर का बिट लगा हुआ है जिसके साथ एक लोहे का हैंडल लगा हुआ है। इसको आपने किसी भट्टी में लाल गरम कर लिया, जॉइंट पे रख दिया, जॉइंट गरम हो गया तो साथ ही आपने क्या कर दिया, सोल्डर रॉड को पिघला करके और सोल्डरिंग कर दी। तो ये थी आपकी साधारण सोल्डरिंग विधि, जिसको आप ऑर्डिनरी सोल्डरिंग आयरन भी कहते हैं या ऑर्डिनरी विधि भी कहा जाता है। आगे फिर हम बात करते हैं दूसरी विधि की। दूसरी विधि जो है दोस्तों वो अपनी है वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन। वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन दोस्तों, वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन में देखें क्या होता है। ये आपको चित्र दे रखा है, यहाँ पर आप सबको पता हो कि ये बिट जो है वो किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ बिट है। और ये अंदर की साइड में ऐसे लगा हुआ होता है यहाँ तक। इसके ऊपर आप सबको पता होना चाहिए कि अभ्रक लगा करके और नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट जो है वो लिपटा हुआ होता है। फिर वापस उसके ऊपर अभ्रक लगा दी जाती है। इन दोनों सिरों को, इन तार के दोनों सिरों को यहाँ ले लिया जाता है। यहाँ कोल्ड जॉइंट बनाए जाते हैं। कोल्ड जॉइंट बनाने के बाद में यहाँ पर कांच के मोती बीड्स पहना दिए जाते हैं और बीड्स पहना करके फिर बाद में जो है इसको क्रोड से इसको और फिर प्लग टॉप से जोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपके पास में ये सोल्डरिंग आयरन तैयार हो जाता है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि एक इलेक्ट्रीशियन जो है उसके लिए 25 वाट वाला सोल्डरिंग आयरन जो है वो उपयुक्त है। 25 से लेकर के 125 वाट तक के सोल्डरिंग आयरन इलेक्ट्रीशियन यूज करते हैं, लेकिन 25 वाट वाले भी जो है उससे भी काम चलाए जा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रीशियन को जो है वो छोटी छोटी सोल्डरिंग करने की कोई आवश्यकता होती है, कोई बड़े सोल्डरिंग नहीं करने पड़ते हैं इसको। तो जाहिर सी बात है, अब इसके ऊपर इस प्रकार से करा हुआ था, फिर आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर यहाँ ये स्टील की सी बॉडी पहना दी इसको और इस प्रकार से कवर कर दिया। तो ये बन गया आपका सोल्डरिंग आयरन। दोस्तों अब सोल्डरिंग आयरन बन गया है तो जाहिर सी बात है आपके पास में कोई जॉइंट होगा। तो इस प्रकार से सपोज करें आप कि आपके पास में कोई केबलें इस प्रकार से जुड़ी हुई थी और यहाँ पर आपको सोल्डरिंग करनी है। तो दोस्तों ये वाला जो स्थान है जहाँ पर आपको सोल्डरिंग करनी है, तो सीधी सी बात है इसकी बिट को मैं यहाँ लगाऊंगा और इसको जो है वो सप्लाई दूंगा। तो यहाँ पर सप्लाई दूंगा तो सीधी सी बात है इसका ये बिट जो होगा नाइक्रोम के कारण क्या होगा, गर्म होगा और गर्म होगा तो इस जोड़ को भी गर्म करेगा। जोड़ को गर्म करेगा तो मैं तीसरी धातु जो है वो फिलर को काम में ले लूँगा यहाँ पर और ये फिलर पिघाल करके और ये सारे जो गड्ढे भर करके और यहाँ पर एक मजबूत जोड़ बना दूंगा, यानी कि सोल्डरिंग हो गई है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या था, वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन है। और वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन जो है वो मोस्टली हो क्या रहा है, विद्युत की सप्लाई देने से नाइक्रोम के तार से आपका कॉपर का बिट जो है वो गर्म हो रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी सब चीज़ें पता हो कि सोल्डरिंग आयरन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सोल्डरिंग आयरन जो है एक तो ये पता हो
कि बिट जो है ये कॉपर का होता है। दोस्तों कॉपर का ही क्यों बनाया जाता है? आपसे पूछ लिया जाए कि सोल्डरिंग आयरन का बिट जो है वो कॉपर से ही क्यों बनाया जाता है, तो दोस्तों कॉपर जो है वो क्या होगा, एक तो अच्छा कंडक्टर है ऊष्मा का और विद्युत का, तो इसीलिए जो है ये जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ही ठंडा हो जाता है, इसलिए आप जो है वो कॉपर का ही बिट काम में ले रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों आपको ये भी बताऊं कि कॉपर के बिट के ऊपर जो है वो बहुत ही जो है वो कम मात्रा में सोल्डर जो है वो पिघलता है, और यदि पिघल भी गया है तो आप जो है वो स्पंज पैड और तार के ब्रश के द्वारा जो है उसको घिस करके साफ करके और हटा सकते हैं। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप जो है वो फाइल काम में ले सकते हैं। फाइल यानी रेती, रेती की सहायता से भी आप जो है वो घिस करके और अनावश्यक चिपके हुए सोल्डर को आप हटा सकते हैं। दोस्तों आप सबको पता हो कि इसमें मोस्टली क्या है, एक तो कॉपर का बिट है, इसके अलावा आपको पता हो कि इसमें नाइक्रोम तार लगा है हीटिंग एलिमेंट के रूप में, इसके अलावा कांच के मोती जिनको मैं बिट्स कह सकता हूं, इसके अलावा जो है दोस्तों बॉडी बनाई गई है स्टील की, हैंडल लगा हुआ है, इसके अलावा प्लग टॉप व लीड, ये आपके तार की लीड है और इसके अलावा प्लग टॉप है। इन सब चीज़ों से मिलकर के और आपका जो है वो वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन तैयार हुआ है, और वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन को इस प्रकार से अपन काम में लेकर के सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये था आपका वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन, और वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन के द्वारा ही वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन के द्वारा ही जो है वो इलेक्ट्रीशियन अधिकतर सोल्डरिंग करता है, क्योंकि जो छोटी मोटी जो काम में आती है वो वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन से ही हो जाती है। आगे फिर हम बात करते हैं ब्लो लैंप विधि के द्वारा। ब्लो लैंप विधि में क्या होता है दोस्तों? ब्लो लैंप विधि के द्वारा सोल्डरिंग जो है वो मुख्यतः मोटे जो जोड़ होते हैं, मोटे केबलों के जो जोड़ होते हैं उनके ऊपर हम काम में लेते हैं। मान लो आपके पास में 11 केवी या 33 केवी की कोई केबल है, तो जाहिर सी बात है 11 केवी और 33 केवी की जो केबलें हैं उनके ऊपर यहाँ पर जॉइंट होने वाला है। सपोज करें आप इधर भी कोई केबल है, तो यहाँ पर आप जो है वो जोड़ बनाना चाह रहे हैं, तो ये काफ़ी आकार में बड़ा है। अब सोचो आप कि यहाँ सोल्डरिंग आयरन के द्वारा आप करोगे तो ये तो गर्म ही नहीं होगा 2-4 दिन तक, तो सीधी सी बात है आपकी सोल्डरिंग तो होने वाली ही नहीं है, क्योंकि ये गर्म होगा तभी तो यहाँ पर जो है वो सोल्डर कोड पिघल पाएगी। सोल्डर कोड तभी पिघल पाएगी जब ये गर्म होगा। तो इसीलिए जो है ये आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, आकार में काफ़ी क्या है बड़े हैं, और इसीलिए आप जो है वो किसको काम में ले रहे हैं, ब्लो लैंप को। तो ब्लो लैंप के द्वारा क्या करते हैं आप यहाँ से जॉइंट को गर्म कर देते हैं और सोल्डर कोड को पिघला देते हैं। कई बार ऐसा भी करते हैं कि पहले जो है मान लो जैसे यहाँ पर कोई जोड़ होना था, यहाँ पर जो है वो कोई जोड़ होना था सपोज करें आप, तो यहाँ पर जोड़ होगा तो यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन को पहले ही क्या करते हैं आप लिपेट देते हैं, लिपेट करके और उसके बाद में ब्लो लैंप के द्वारा जो है वो इसको गर्म करके और पिघला देते हैं। दोस्तों इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये गड्ढे सारे भर जाएंगे और सोल्डरिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो है वो क्या कहलाएगा, ब्लो लैंप। अब आपको यहाँ पर ब्लो लैंप के बारे में थोड़ा सा सीखना है। दोस्तों ये ब्लो लैंप जो है कभी आपने देखा हो स्टोव जो होता है आपका स्टोव की तरह कार्य करता है। स्टोव जो होता है जिसके ऊपर आपने कभी खाना बनाया होगा या देखा होगा किसी को बनाते हुए, या मोस्टली चाय वाले जो हैं इसको यूज़ लेते हैं, उनको देखा होगा आपने कि वो क्या करते हैं, इस पंप के द्वारा इसमें एक प्रेशर जनरेट करते हैं, क्योंकि इसमें केरोसिन भरा हुआ है और आप क्या कर रहे हैं इसमें पंप करेंगे तो हवा से क्या होगा, इसके अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा। तो वो हवा और केरोसिन दोनों मिलकर के और इसके इधर से होते हुए और यहाँ पर एक बौछार करेंगे, जिसके आप माचिस की तिल्ली से क्या करेंगे, आग लगा देंगे और आग लगाने से यहाँ पर एक आग की लो तैयार हो जाएगी।
दोस्तों अब यदि मान लो आपको इसको बंद करना है, तो बंद करना है तो यहाँ पर ये प्रेशर रिलीज वाल्व लगा हुआ है, ये प्रेशर रिलीज वाल्व लगा हुआ है। ये जैसे ही खोल दिया जाएगा तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो आपका केरोसिन जो वायु के साथ में मिलकर के प्रेशर बना रखा था ऊपर, वो अब ऊपर नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा तो सीधी सी बात है, अब जो है आपका ब्लो लैंप जो है उसका लो कमज़ोर होते होते धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्टोव की तरह काम करता है। इसमें ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये बर्नर कहलाता है इसका। ये यहाँ पर बर्नर है, ये मोस्टली पीतल का बना हुआ होता है। ये यहाँ पर हैंडल है ही, ये यहाँ पर आपने जो है वो एयर प्रेशर देने के लिए लगा रखा है, और यहाँ पर ये एयर के प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए बना रखा है। और ये टैंक जो होता है दोस्तों, ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि इसमें आप जो है वो हवा का प्रेशर भर रहे हैं, तो इस प्रेशर को सहन करने वाला टैंक होना चाहिए। यदि वो सहन नहीं कर पाएगा तो ऐसे में हो सकता है कि ये ब्लास्ट हो जाए और कोई दुर्घटना हो जाए। तो ये ब्लो लैंप में हमारे को सावधानी रखनी है। दूसरी बात, इसमें केरोसिन वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं भरना चाहिए। आगे फिर हम बात करते हैं सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग पात्र व कड़छी, यानी कि ये सोल्डरिंग करने की जो है वो तीसरी विधि है। सोल्डरिंग करने की तीसरी विधि में हम पढ़ते हैं, मान लो आपके पास में ये कोई जॉइंट है, यहाँ पर आपको सोल्डरिंग करनी थी। इस प्रकार से आपके पास में कोई दो केबलें जो है वो जुड़ी हुई थी। दोस्तों मैंने बताया अभी कि बड़े जो जोड़ होते हैं उनके ऊपर सोल्डरिंग आयरन काम नहीं करता है, वहाँ ब्लो लैंप विधि के द्वारा या पात्र और कड़छी के द्वारा ही जो है अपन सोल्डरिंग कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ ब्लो लैंप से भी नहीं हो, जहाँ और बड़ा कोई जॉइंट हो, तो वहाँ पर फिर आप क्या करेंगे, सोल्डरिंग पात्र और कड़छी को काम में लेंगे। दोस्तों यहाँ पर सोल्डरिंग पात्र जो है आजकल वो इलेक्ट्रिकल के आ गए हैं, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप उसका टेम्परेचर भी सेट कर देते हैं, और उस टेम्परेचर के ऊपर क्या करेंगे, इसमें जैसे मान लो तुमने इसमें आपने यहाँ सोल्डर डाल दिया पिघलाने के लिए, तो सोल्डर के टुकड़े वगैरह आपने डाल दिए, तो सोल्डर क्या होगा, यहाँ पर पिघलेगा। यहाँ पर आपने टेम्परेचर वगैरह सेट करके पिघला लिया। अब आपके पास में यहाँ कड़छी की बात आ रही है, तो दोस्तों कड़छी वास्तव में जो है इस प्रकार से एक चम्मच सी होती है, इस प्रकार से एक चम्मच सी है, और इस चम्मच की सहायता से क्या करेंगे, आप इसको और घोल लेंगे। अब चम्मच को भरेंगे और इस जोड़ के ऊपर डालेंगे आप, और इस पात्र को क्या करते हैं आप नीचे की साइड में रख देते हैं, और चम्मच से भर भर के क्या करेंगे आप इस जॉइंट के ऊपर डालते रहेंगे पिघला हुआ सोल्डर। तो जाहिर सी बात है यहाँ के गैप वगैरह भर जाएंगे, और ये क्या हो जाएगी, आपकी सोल्डरिंग पात्र और कड़छी के द्वारा सोल्डरिंग हो जाएगी। जो अतिरिक्त है उसको सोल्डरिंग आयरन से काट करके हटा सकते हैं अपन, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन से कैसे काटेंगे, क्योंकि उसकी नोब जो है वो गर्म हो जाएगा, बिट गर्म हो जाएगा, उसकी सहायता से कट जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है वो सोल्डरिंग कर सकते हैं पात्र और कड़छी के द्वारा। आगे फिर हम बात करते हैं कि सोल्डरिंग करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। आपने सोल्डरिंग करी, अब आप सोल्डरिंग में कौन कौन सी सावधानियां रख सकते हैं। तो पहली सावधानी, जोड़ चमकदार होना चाहिए। दूसरी बात, जोड़ में गैप नहीं छूटना चाहिए। तीसरी बात, जोड़ अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। अन्यथा वो काला पड़ जाएगा और दिखने में बुरा लगेगा। इसके अलावा जोड़
दिखने में भी सुंदर होना चाहिए। इसके अलावा जोड़ से करंट का 100% प्रवाह संभव होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो सावधानियां जो हैं वो सोल्डरिंग करते हुए हमारे को रखनी चाहिए। इन सावधानियों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे फिर हम बात करते हैं ब्रेजिंग क्या होती है। दोस्तों अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सोल्डरिंग पढ़ रहे थे, सोल्डरिंग की विधियों के बारे में पढ़ रहे थे, सोल्डर के बारे में पढ़ रहे थे, सोल्डरिंग आयरन के बारे में पढ़ रहे थे, फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रेजिंग की। तो ब्रेजिंग वास्तव में क्या होता है दोस्तों? ब्रेजिंग जो है उसमें मोस्टली क्या होता है, पीतल का टाका लगाया जाता है। ब्रेजिंग जो है उसमें मोस्टली क्या करते हैं आप, पीतल का टाका लगाते हैं। यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे होंगे इन चित्रों के अंदर कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई जो, तो यहाँ पर आप एक तरह से आप इस चीज़ को जो है ब्रेजिंग को जो है वो आप गैस वेल्डिंग के रूप में जानते हो। देखो वेल्डिंग करना अलग चीज़ होती है। वेल्डिंग में क्या करते हैं आप, वेल्डिंग में आप पिघला देते हैं। जिन धातुओं को जोड़ना है उन्हें आप पिघला करके जोड़ते हो तो वो वेल्डिंग कहलाती है। जबकि सोल्डरिंग में आप क्या कर रहे हैं, सोल्डरिंग में एक टांका लगाने का काम करते हैं। जबकि आप ब्रेजिंग जो है उस ब्रेजिंग में भी क्या कर रहे हैं, आप टांका लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप पीतल का टांका लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कहूँगा उच्च ताप पर पीतल का टाका लगाना या केशिका क्रिया द्वारा धातु टुकड़ों को जोड़ना ब्रेजिंग कहलाता है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि ब्रेजिंग में क्या क्या होता है, पीतल का टांका लगाया जाता है। वही उसमें प्रक्रिया के द्वारा वैसे ही है। इसमें इसको जो है हम गैस वेल्डिंग के रूप में मोस्टली हम जानते हैं। लेकिन मैंने कह दिया कि वेल्डिंग अलग चीज़ होती है। वेल्डिंग जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ पर समझे आप कि वेल्डिंग जहाँ भी शब्द आएगा वहाँ पर धातुओं को पिघलाया जाता है, वहाँ पर टांका नहीं लगाया जाएगा, वहाँ फिलर की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जबकि यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ फिलर अलग से लगाया जा रहा है। यहाँ पर फिलर तीसरी धातु जो है वो अलग से पिघलाई जा रही है। तो अलग से पिघलाई जा रही है और पीतल की पिघलाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है वो क्या कहलाएगी, ब्रेजिंग कहलाएगी। और यहाँ पर जो टिन और शीशे वाली यदि मिलाते हैं अपन और टिन और शीशे को फैलाते तो जाहिर सी बात है वो फिर सोल्डरिंग कहलाती। और यदि इन धातुओं को ही आपस में पिघला देते हैं अपन तो वो फिर क्या कहलाती, वेल्डिंग कहलाती। तो अब आगे देखते हैं हम वेल्डिंग, जिसको आप झल्लाई के नाम से भी जानते हैं। वेल्डिंग जो है उसको झल्लाई के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करूं तो परिभाषा में मैं कहूंगा दो समान या भिन्न धातुओं को ऊष्मीय विधि से पिघलाकर जोड़ना वेल्डिंग कहलाता है।
दोस्तों वेल्डिंग जो है वो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मुख्यतः हम जो पढ़ते हैं वो विद्युत वेल्डिंग या आर्क वेल्डिंग के नाम से हम पढ़ते हैं। वेल्डिंग जो है वो मोस्टली हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो पढ़ते हैं विद्युत वेल्डन और दूसरा जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आर्क वेल्डन। विद्युत वेल्डन नाम से पता लग रहा है कि विद्युत की सप्लाई देने से उसके अंदर क्या होगी, ऊष्मा पैदा होगी और उससे जो है वो पिघला करके और वेल्डिंग की जाएगी। और आर्क वेल्डिंग में अपने को पता लग रहा है कि एक आर्क पैदा की जाएगी, चिंगारी पैदा की जाएगी और उसके सहायता से जो है उसको पिघलाया जाएगा और वेल्डिंग की जाएगी। आगे इसमें देखते हैं हम कि वेल्डिंग के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। तो वेल्डिंग वैसे कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन उनमें जो मोस्टली अपन काम में लेते हैं, पहले अपन दाब के द्वारा। तो दाब के द्वारा आप जो है वो धातु पिंडों को पीट करके, जैसे कि लोहार जो है वो किसी प्रकार से कोई वेल्डिंग मशीन को काम में नहीं लेता, लेकिन वो क्या करता है, गर्म करके और पीट करके ही धातुओं को जोड़ देता है। तो इस प्रकार का जो वेल्डिंग कहलाता है वो क्या कहलाएगा, आपका धातु पिंडों को पीट करके वेल्डिंग, ये दाब द्वारा है। और ऐसे ही जो है वो बहुत सारी हाइड्रोलिक जो प्रेशर दे करके मशीनों से जो है हाइड्रोलिक प्रेशर दे करके आप किसी चीज़ को जोड़ देते हैं, तो वो सब जो है वो क्या कहलाएगा, दाब द्वारा वेल्डन कहलाएगा। दूसरी बात है कुटीर झिल्लाई, जो सबसे पुरानी है, जो लोहारों के द्वारा काम में ली जाती है। इसमें आप 815 से 870 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करते हैं, धातु को लाल गर्म करते हैं और उसके बाद में उसको पीट करके आप जोड़ देते हैं, तो ये कहलाता है आपका कुटीर झिल्लाई। अब है गैस झिल्लाई की बात करते हैं आप, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप ऑक्सीजन का सिलेंडर लेंगे और उसके द्वारा जो है यहाँ पर एक लो तैयार की जाएगी और लो तैयार करके उस जॉब को क्या करा जाएगा, गर्म करा जाएगा। गर्म करके फिलर को पिघलाया जाएगा और फिलर पिघल करके वहाँ पर क्या करेगा, वेल्डिंग करेगा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं, आप एक गैस से लो तैयार करके और वहाँ पर किसी जॉब को जोड़ना चाहते हो, उसको पिघला दिया जाता है, पिघला करके दोनों को मिला दिया जाता है, ठंडा करने पर वापस मिल जाते हैं वो और एक मजबूत जॉइंट बन जाता है। तो इस प्रकार की जो है वो आपकी गैस झिल्लाई कहलाती है। लेजर किरण झिल्लाई, यानी यहाँ पर आप क्या करते हैं, तेज प्रकाश को प्राप्त करते हैं और इतना तेज प्रकाश होता है, उसको एक बिंदु के ऊपर आप डालते हैं और वहाँ पर क्या होगा, वो पिघल करके और उस धातु को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये क्या करेगा, आपका लेजर किरण झिल्लाई कहलाएगी। ऐसे ही जो है वो प्राश्रव्य यानी कि अल्ट्रासाउंड झिल्लाई होती है। इसमें भी आप क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा तरंगे पैदा की जाती है, बहुत ज़्यादा तरंगों से भी क्या करते हैं, आप एक तरह से रेडिएशन की तरह जो है वो तरंगे पैदा करके उसको पिघला देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर प्रतिरोध झिल्लाई जो है उसमें आप सीधी सी बात है H = I² RT का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पर जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से उसमें ऊष्मा पैदा होगी और उस ऊष्मा से जो है आप जॉइंट कर देंगे। तो ये जो है आपका प्रतिरोध झिल्लाई कहलाएगा। तो इन सब का भी हमें ध्यान रखना है। आगे फिर हम बात करते हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में। दोस्तों आर्क वेल्डिंग कैसे काम करती है, यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है। ये सप्लाई के लिए आप काम में ले रहे हैं, सप्लाई के लिए हो सकता है या तो ये कोई आर्क जनरेटर हो या फिर कोई आर्क जो है जनरेटर के अलावा आप ट्रांसफार्मर भी काम में लेते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अपने को इधर से क्या मिल रही है, सप्लाई मिल रही है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये क्या है, आपका जॉब है। इस जॉब के ऊपर जो है आपको क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है और इधर से जो है वो करंट आ रही है और यहाँ पर ये क्या कर रखा है आपने, इलेक्ट्रोड लगा रखा है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोड जो है यहाँ पर वो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक धातु वाला इलेक्ट्रोड हो सकता है और एक कार्बन वाला हो सकता है। यहाँ पर दोनों का व्यास और लंबाई भी बता रखी है, तो लंबाई लगभग समान ही होती है। यहाँ पर 12 से 15 इंच में भी इसको बना सकते हैं अपन और ये 12 इंच तक का आता है और ये इनकी मोटाई लिखी हुई है। तो ये इलेक्ट्रोड अपन दो प्रकार के यहाँ पर काम में लेते हैं मोस्टली। अब देखो दोस्तों क्या होने वाला है कि इधर से सप्लाई आ रही है, मान लो यहाँ पर फेज है और ये न्यूट्रल है। वैसे बेसिकली आप क्या करते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट देते हैं, तो ये किसी जॉब को न्यूट्रल आपने डायरेक्ट जोड़ रखा है। देखा होगा आपने कोई वेल्डिंग वगैरह कराने गए हो
तो एक तार जो है उसके साथ में जोड़ करके इस प्रकार से लगा देता है वो। तो यानी न्यूट्रल आपने डायरेक्ट दे दिया और फेज जो है वो आप इधर से लेते हुए और यहाँ इसके अंदर हैंडल के अंदर जो है वो आपने इलेक्ट्रोड लगा दिया है। अब दोस्तों आप क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे इसको टच करेंगे तो सोचो फेज और न्यूट्रल दोनों टच होंगे तो यहाँ एक स्पार्क पैदा होगा और इस स्पार्क से क्या होगा, ये धातु जो होगी यहाँ से पिघलेगी और पिघल करके धातु और फिर क्या होगी, जुड़ जाएगी। पिघलने पर जुड़ेगी, ठंडी होने पर मजबूत हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आर्क वेल्डिंग हो जाती है। और आर्क वेल्डिंग में अपने को एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि जब आर्क पैदा नहीं होती है तब तक तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो अपने को अधिक मिलते हैं और करंट जो होती है वो कम। लेकिन जैसे ही यहाँ स्पार्क पैदा होता है वैसे ही वोल्टेज में कमी आ जाती है और करंट में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार से ये कार्य करता रहता है। तो ये बेसिक जो है आपका क्या था, एक आर्क वेल्डिंग कैसे होती है वो यहाँ पर बताई गई अपने को। इलेक्ट्रोड का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1/16 इंच से 3/8 इंच तक का होता है और ये 5/32 इंच तक से 1 इंच तक के होते हैं। तो ये आप इलेक्ट्रोड यहाँ पर काम में लेते हैं। अब यहाँ पर भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ भी क्या करते हैं आप, अलग अलग यहाँ ऑप्शन होते हैं आपके पास में कि ज़्यादा करंट वाले पे लगा दिया, कम करंट वाले पे लगा दिया। तो जाहिर सी बात है कम करंट वाले पे लगाओगे तो इलेक्ट्रोड ही पिघलेगा और ये जो है एक तरह से अपन उस पर इलेक्ट्रोड को पिघला करके ज्वाइंट करने के लिए काम में लेते हैं। यदि अपने को उस धातु को काटना है तो दोस्तों वहाँ पर क्या करेंगे, अपन ज़्यादा करंट के ऊपर लगाएंगे और ज़्यादा करंट के ऊपर वो ज़्यादा हीट के साथ में क्या करेगा, उसको पिघलाने का काम करेगा और जाहिर सी बात है उसको काट देगा, कोई भी जॉब जिसको काटना चाह रहे हो आप। तो ये करंट के मान जो है यहाँ से अपन बदल सकते हैं। आगे फिर बात करते हैं हम सोल्डरिंग स्टेशन की। दोस्तों सोल्डरिंग स्टेशन से क्या मतलब है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपने काम में आते रहते हैं। तो सोल्डरिंग स्टेशन से मतलब ये है कि वो स्थान, मान लो यहाँ पर कोई स्थान बना हुआ है सोल्डरिंग का। अब यहाँ इस स्थान पे क्या खास बात है, खास बात ये है कि एक तो जो भी सोल्डरिंग का यहाँ पर सोल्डरिंग के कोई भी अपने को यहाँ पर औजार काम में लेने हैं वो सब यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से मिलेंगे। जैसे मान लो सोल्डरिंग आयरन को लगाने के लिए स्टैंड की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पर इस प्रकार से एक स्प्रिंग नुमा इस प्रकार से एक स्टैंड सा आता है, आपने देखा भी होगा। तो वो स्टैंड भी यहाँ पर होगा इसको रखने का। इसके अलावा यहाँ सोल्डरिंग आयरन भी मिलेगा, सोल्डरिंग आयरन भी मिलेगा। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो फाइल भी मिलेगी, रास्प पैड भी मिलेंगे, ब्रश भी मिलेगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर डी सोल्डरिंग गन मिलेगा, सोल्डरिंग गन मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा, सोल्डर मिलेगा। तो सारी चीज़ें जो भी अपने एक तरह से, और यहाँ पर क्या होता है एक एग्जॉस्ट भी लगा हुआ होगा, एग्जॉस्ट लगा हुआ है। उस एग्जॉस्ट से जो भी यहाँ पर धुएं पैदा हुई है सोल्डरिंग करते समय उनकी भी निकासी हो जाएगी। तो एक तरह से सोल्डरिंग करने के लिए पूरी सुविधाओं से परिपूर्ण जो अपन ने एक स्थान का चयन किया है वही क्या कहलाता है, आपका सोल्डरिंग स्टेशन कहलाता है। जहाँ पर अपन को सोल्डरिंग करना क्या होगा, सुविधाजनक होगा, वो स्थान क्या कहलाएगा, आपका सोल्डरिंग स्टेशन कहलाएगा। आगे फिर मैं बात करता हूँ अवयव लीड कटर, कंपोनेंट लीड कटर। आपने देखा होगा दोस्तों कि मान लो आप कोई पीसीबी के ऊपर, ये मान लो कोई पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, और उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर जो है आपने बहुत सारे कंपोनेंट लगा दिए। सपोज करो यहाँ पर जो है कोई कंपोनेंट लगाया आपने और यहाँ पर कोई कंपोनेंट लगा दिया, यहाँ पर आपने कोई कंपोनेंट लगाया, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस लगाया।
लेकिन इन सब के जो सिरे हैं वो पीछे की साइड में बाहर निकले होते हैं। जिनको जोड़ना था वो जोड़ देंगे। जो अपने एक्स्ट्रा जो सिरे हैं उन एक्स्ट्रा सिरों को काटने के लिए आपने क्या किया है, ये कटर काम में लिया है और ये धारदार जो कटर जो होगा उसकी सहायता से क्या करेंगे, इनको काट देंगे। तो यही क्या कहलाता है, आपका अवयव लीड कटर कहलाएगा, यानी कंपोनेंट लीड कटर कहलाएगा। इसकी सहायता से जो लीड अनावश्यक है, जो काम में नहीं आ रही है, उसको क्या कर देंगे, अपन काट देंगे। अब बात करते हैं अपन आगे डीसोल्डरिंग गन की। तो दोस्तों ये यहाँ पर चित्र में बताया गया आपको डीसोल्डरिंग गन। दोस्तों इसके अंदर की साइड में क्या होता है, थर्मोफ्लास्क जो है उसकी एक ट्यूब सी बनी हुई होती है। थर्मोफ्लास्क के सिद्धांत पे एक ट्यूब बनी हुई होती है जो एक तरह से वैक्यूम होती है, निर्वात होती है। दोस्तों इसमें क्या करते हैं आप, कोई पिघला हुआ सोल्डर है तो उसके पास में ये नोब ला करके और इसके ट्रिगर को दबाया जाएगा तो एकदम से क्या करेगी, जिस प्रकार से अपन जो है सिरिंजर के अंदर किसी दवाई को भरते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसमें क्या होगा, जैसे ही मान लो यहाँ पर ये पिघला हुआ सोल्डर था, आप जैसे ट्रिगर दबाएंगे वैसे क्या करेगा, ये पीछे की ओर जा करके और उसको अंदर की साइड में क्या करेगा, संभालेगा, तो अंदर की साइड में इसके चला जाएगा। दोस्तों ये थर्मोफ्लास्क इसलिए बनाई जा रही है, थर्मोफ्लास्क इसलिए बनाई जा रही है कि अंदर की साइड में जो है वो लेते ही कहीं सोल्डर जो पिघला हुआ था वो अंदर की साइड में ठंडा होकर के और सूख नहीं जाए, ठंडा होकर के मजबूत या कड़क नहीं हो जाए, नहीं तो वो निकलेगा नहीं, सोल्डरिंग आयरन और ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इसमें भर के और सीधी सी बात है किसी पात्र के अंदर वापस डाल देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें हो, या आपके पास में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा कि डीसोल्डरिंग गन जो है वो क्या काम में आता है। तो डीसोल्डरिंग गन जो है दोस्तों पिघले हुए सोल्डर को उठाने के काम में आता है डीसोल्डरिंग गन। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे फिर मैं बात करता हूँ सोल्डरिंग गन की। तो दोस्तों ये सोल्डरिंग गन है, आपको दिखाई दे रही होगी। आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो है यहाँ पर सप्लाई में जुड़ती है, सप्लाई में जुड़ने से क्या होता है, इसकी हीटिंग एलिमेंट जो है यहाँ पर जो सोल्डर जो था उसको पिघलाने का काम करते हैं। और इस ट्रिगर को आप जब दबाते हैं तो इधर से जो है आपको क्या मिलेगा, पिघला हुआ सोल्डर मिलेगा। उस सोल्डर की सहायता से जो है वो जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँच रहा हो, जहाँ पर आपको डीप सोल्डरिंग करनी हो, वहाँ इसको गन को काम में ले सकते हैं और इससे जो है वो सोल्डरिंग करना जो है थोड़ा सुविधाजनक होता है। तो दोस्तों और कुछ नहीं है, सीधा सिंपल सी बात है इसके अंदर कि ये तार जो है वो हीटिंग एलिमेंटों से जुड़े हुए हैं और हीटिंग एलिमेंट गर्म होंगे तो यहाँ पर सोल्डर पिघलेगा और जैसे ही तुम ट्रिगर दबाते हो तो इसमें ऐसी व्यवस्था है कि पिघला हुआ सोल्डर जो है वो बाहर की साइड में इधर से निकल जाएगा और आपको जहाँ कहीं भी हाथ नहीं पहुँच रहा है या गहराई में, ऊंचाई में या डीप सोल्डरिंग आपको करनी हो तो वहाँ आप जो है वो सोल्डरिंग गन की सहायता से कर सकते हैं। आगे फिर मैं बात करूंगा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की। तो दोस्तों ये एक तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो है वो एक तरह से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि वोल्टेज कम जबकि करंट अधिक मिलती है। और जब करंट अधिक मिलेगी तो जाहिर सी बात है अधिक करंट के ऊपर ये ज़्यादा ऊष्मा पैदा करके और धातुओं को पिघला करके और जॉइंट को बनाने में सहायक होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बता रखा है। इस वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में आप आवश्यकता के अनुसार जो है वो हाई लो कनेक्शन भी ले सकते हैं, यानी कि आप कम वोल्टेज वाला, ज़्यादा वोल्टेज वाला या कम करंट पे या ज़्यादा करंट के ऊपर आप टर्मिनल चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर मैं बात करता हूँ आगे विद्युत वेल्डन। तो विद्युत वेल्डन दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि दो प्रकार से होता है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि प्रतिरोध वेल्डन और आर्क वेल्डन, प्रतिरोध वेल्डन और आर्क वेल्डन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिरोध वेल्डन जो है
उसमें मोस्टली आप जो है वही H बराबर आई स्क्वायर आर टी के द्वारा ऊष्मा पैदा कर रहे हो। आप सबको पता होना चाहिए कि ये बट, स्पॉट, सिम और प्रक्षेप 4 प्रकार से होती है। दोस्तों ये नाम इसलिए बताए गए हैं, कई बार एग्जाम में आता है, मान लो ये ऑप्शन बन के आ गए और इनमें से कोई एक बन करके आ गया, ऐसे इस प्रकार से प्रश्न आ गया कि निम्न में से प्रतिरोध वेल्डन नहीं है या निम्न में से प्रतिरोध वेल्डन है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको ये भी बात ध्यान होनी चाहिए कि आर्क वेल्डन में जो धातु आर्क होती है वो AC और DC दोनों पे काम करने वाली हो सकती है। इसी प्रकार से कार्बन जो आर्क है वो केवल DC पे ही काम करता है। ये आपके लिए एक मोस्ट पर्सन है। फिर है हीलियम और टंगस्टन प्लस गैस जो है उसको काम में ले रहे हो तो वो AC और DC दोनों पर किया जा सकता है। और परमाणु हाइड्रोजन आर्क को काम में ले रहे हो तो उसमें केवल AC के ऊपर काम में लिया जा सकता है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए साथ साथ में। आगे देखो